अंग्रेजी में एक कहावत है, शो मी योर फेस, आई विल शो यू द रूल्स। ये कहावत एक्सटेंड होते होते नेताओं पर और पार्टियों पर भी आ चुका है कि शो मी योर पार्टी, आई विल शो द रूल्स। मामला पंजाब का है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां से कई नेता अब बीजेपी में जा चुके हैं। राघव चड्ढा का एक बड़ा नाम है। उसके अलावा जो है ना, संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता, तमाम ऐसे लोग हैं जो जा चुके हैं। हरभजन सिंह, सब जा चुके हैं। पंजाब के कोर्ट में मामला है, हाई कोर्ट में। उसमें एक ही तरह के मामले मान लिया मोटा मोटी कोर्ट के सामने। बीजेपी में जो लोग गए हैं उनको राहत है और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनको तारीख है। क्या है मामला, समझते हैं। चीफ जस्टिस खुद इस पूरे एपिसोड में शामिल है। क्या न्यायपालिका अब पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से अपने फैसले करती? क्या संविधान लागू है? क्या संवैधानिक प्रक्रिया लागू है? क्या जुडिशियरी अपने तरीके से न्याय संगत तरीके से काम करती है? तमाम ये सवाल हैं, इस पे चर्चा इस एपिसोड में होगी। हमारे साथ जेपी सिंह साहब हैं, खुद लॉयर हैं, संपादक हैं, पत्रकार हैं। तो इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जिस तरह से जुडिशरी के ऊपर तो बहुत तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट पे भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन हालिया मामला है पंजाब का। क्या जुडिशरी वाकई संवैधानिक मर्यादा में काम कर रही है? स्वागत है सर। नमस्ते सर। देखिए सर, जुडिशरी में इधर काफी दिनों से एक फ्रेज चल रहा है, जी बेंच हंटिंग, फोरम शॉपिंग। दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। कहीं बेंच हंटिंग कहा जाता है, कहीं फोरम शॉपिंग कहा जाता है। आमतौर पर अगर वकील किसी जज के यहाँ मुकदमा नहीं करना चाहता तो दूसरे क्या करना चाहता है, ट्रांसफर एप्लीकेशन आती है। जैसे केजरीवाल वाले में आई तो उसमें भी हुआ कि साहब बेंच हंटिंग या फोरम शॉपिंग कर रहे हैं केजरीवाल, जब उन्होंने हटाने के लिए जो है दिल्ली हाई कोर्ट की जज चंद्रकांता शर्मा को, जस्टिस चंद्रकांता शर्मा को हटाने के लिए खुद ही बहस किया। जी तमाम बार उठता है। लेकिन अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस, चुनिंदा मामलों को जो किसी उद्योगपति या सत्ता के केंद्र से जुड़ा हो, उसके मामले को अपने यहाँ सुनवाई करके उनको राहत देता है, इसको क्या कहा जाएगा? इसको पावर शॉपिंग कहा जाएगा या केस शॉपिंग कहा जाएगा? इसको क्या कहा जाएगा? इसका भी अब कोई शब्द होना चाहिए। जैसे फोरम शॉपिंग हो रही है या बेंच हंटिंग हो रही हो, तो केस की जो हंटिंग है उसी तरह के दूसरे मामलों में न रिलीफ दी जा रही, न उनको स्पेशल सुनवाई हो रही है। जी अब ये मामला पंजाब के मामले में बहुत मुखर रूप से होके आ गया है। पंजाब में जब राजेंद्र गुप्ता की फैक्ट्री पर आप सरकार ने जो है वो क्या कहते हैं छापा ऊपर डलवाया, तो गए, उनको हाई कोर्ट से राहत मिल गई। इसके बाद अगले ही दिन वहां जो उनके मंत्री संजीव अरोड़ा के, उनकी फैक्ट्री पर केंद्र की ईडी ने छापा डाल दिया, अरेस्ट भी कर लिया। तो उन्होंने जब पंजाब हाई कोर्ट में अपना मामला दाखिल किया तो उन्होंने ये कहा कि भाई जैसे उनको राहत मिली है क्योंकि वो भी पॉलिटिकल या राजनीतिक जो है क्या कहते हैं दुश्मनी के शिकार हुए, वैसे मैं भी राजनीतिक दुश्मनी का शिकार हुआ, तो मुझको भी वैसे ही राहत मिलनी चाहिए जैसे आपके जो लोग राज्यसभा में गए हैं उनको मिली है। तो मामला ये है। तो राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पंजाब राज्य के संजीव अरोड़ा ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा, ईडी द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी और इसको कहा कि ये कानून का उल्लंघन है। चीफ जस्टिस सील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की पीठ में सुनवाई हुई और उसको 14 मई के लिए जो है तारीख रख दी गई। संजीव अरोड़ा की ओर से सीनियर एडवोकेट पुनीत बाली ने अदालत में कहा कि पंजाब में राजनीतिक प्रतिशोध की लड़ाई चल रही है। अदालत ने हाल ही में 2 लोगों को राजनीतिक प्रताड़ना से संरक्षण दिया है। मैं पर्दे के दूसरी तरफ हूँ। यह राजनीतिक उत्पीड़न का मामला है और मैं उन्हीं के समान राहत चाहता हूँ। तो इसमें उन्होंने क्या गलत कहा? अगर क्राइटेरिया कानून अपराध की गंभीरता के बजाय ये हो जाए कि कौन किस तरफ है और उसके आधार पर उसको राहत मिले और न मिले,
तो अगर किसी को राहत मिलती है, जो जिनको राहत की आशा है, वो तो ये कह ही सकते हैं ना कि भाई जैसे एक पर्दे के एक तरफ या लकीर के एक ओर वो खड़े हैं, दूसरी ओर हम खड़े हैं, उनको वो प्रताड़ित करने का आरोप है तो हमको इनको प्रताड़ित करने का आरोप है। तो जैसे उनको जो राजनीतिक प्रतिशोध में राहत मिली, वैसे मुझको भी मिलनी चाहिए, तो इसमें गलत तो कुछ नहीं है सर। हम्म। अब तो सुनवाई जब होगी तब ये जो है आपका पता चलेगा कि क्या मामला है। अब हुआ ये है कि पंजाब में से आपके 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के कुछ ही दिनों के अंदर उनमें से कुछ से जुड़े कम से कम 3 राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सामने आए, खास तौर पर चीफ जस्टिस सील नागू के सामने। 3 मामलों में सौरव दास ने अपने फेसबुक पोस्ट में बहुत डिटेल देके कहा है कि 3 मामलों में से 2 में हाईकोर्ट ने अपनी लिस्टिंग प्रक्रिया में सामान्य रोस्टर का भी पालन नहीं किया। आप समझिए, आप रोस्टर किसी और के पास है, वो उन्होंने अपने यहाँ स्पेशली लगाया। उसी तरह जैसे मिश्रा जी ने गर्मी की छुट्टियों में, जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने जो है वो बिना रोस्टर के, बिना उसके जो है क्या कहते हैं आपके अडानी के मामलों को अपने यहाँ लगा के, प्रशांत भूषण विरोध करते रहे, अडानी को के मामले को अपने यहाँ लगा के उनको हजारों करोड़ की जो है, कई हजार करोड़ की राहत जो है दे दी थी। तो वो भी केस शॉपिंग या मैंने पावर शॉपिंग थी, क्योंकि भाई अडानी को जग जाहिर है कि वो जो है कोई सामान्य उद्योगपति नहीं है, वो प्रधानमंत्री के चहेते जो है उद्योगपति हैं, या उनकी आंख के तारे हैं। तो इसी तरह अगर रोस्टर का भी पालन नहीं हुआ, अब इसमें एक नाम है संदीप पाठक का। यह मामला पाठक से जुड़ा था, जिन्होंने पंजाब सरकार द्वारा किसी भी जबरदस्ती की कार्रवाई की आशंका में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि कोर्ट को सूचित किए बिना कोई जबरदस्ती की कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन लिखित आदेश में इसे कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना कोई जबरदस्ती की कार्रवाई नहीं के रूप में दर्ज किया गया। मामले की स्वीकार्यता का मुद्दा भी तय नहीं किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि हाईकोर्ट ने अपने मार्च 2026 के सूचित रोस्टर में एमपी एमएलए से जुड़े आपराधिक मामले जस्टिस त्रिभुवन दहिया के बेंच के सामने लिस्ट किया था। हालांकि इस मामले को विशेष प्रशासनिक आदेश के माध्यम से चीफ जस्टिस लागू के सामने सूचीबद्ध किया गया और एक व्यापक राहत दी गई। मैंने उन्होंने अंडरटेकिंग दी, इसके बावजूद इन्होंने कहा पूर्व अनुमति, मैंने पहले इनसे अनुमति लेने आएंगे ताकि उनको पता चल जाए कि उनको अब कार्रवाई होने वाली है। दूसरा मामला है राजेंद्र गुप्ता का। ये भी राज्यसभा के एमपी बन गए हैं, एमपी थे, छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए राघव चड्ढा के साथ। गुप्ता की सुरक्षा कवर की मांग वाली याचिका को किसी तरह विशेष रूप से चीफ जस्टिस नागू के सामने सूचीबद्ध किया गया था। भले ही इस तरह के मामले जस्टिस जगमोहन बंसल की बेंच के सामने लंबित थे, जिनके पास रोस्टर है। हाईकोर्ट के आदेश में ही यह उल्लेख किया गया कि गृह मंत्रालय ने पहले ही पंजाब और दिल्ली में गुप्ता की सुरक्षा कवर प्रदान कर दिया था, फिर भी यह मामला अज्ञात कारणों से एक अलग बेंच के सामने सूचीबद्ध किया गया था। तीसरा मामला ट्राइडेंट मामले। सारी हमने पहले राजेंद्र गुप्ता का कहा, ये ट्राइडेंट का मामला है। तीसरा मामला ट्राइडेंट लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य अन्य है। यह मामला 30 अप्रैल को पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा की गई छापेमारी से जुड़ा है। ट्राइडेंट, जिसके चेयरमैन राजेंद्र गुप्ता हैं, ने जबरदस्ती के कदमों से सुरक्षा मांगी और यह निर्देश मांगा कि जब्त किए गए नमूनों को पंजाब के बाहर एक केंद्रीय परीक्षण प्रयोगशाला में केंद्रीय में भेजा जाए। वो केंद्र सरकार के पाले में चले गए तो केंद्रीय में भेजा जाए ताकि मैनेज हो सके। हालांकि रोस्टर मूल रूप से चीफ जस्टिस के बेंच के पास रहता है, फिर भी बेंच ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर राहत दी। बेंच ने अपने आदेश में टिप्पणी की कि ट्राइडेंट की आशंका की छापा राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित था, काफी हद तक सही लगती है। कोर्ट ने आखिरकार यह निर्देश दिया कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ट्राइडेंट को छोटी मोटी कमियों को ठीक करने के लिए 30 दिन का समय दे, बाद कोई सख्त कदम उठाए, जबकि वाटर रूल के तहत सिर्फ 15 दिन का नोटिस पीरियड ही दिया जा सकता है। अब समझिए आप लोग कि किस तरह चीन चीन के जो है क्या कहते हैं मतलब राहत दी गई। और यह सब जब हुआ जब बेंच ने खुद पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इस आपत्ति पर गौर किया था कि ट्राइडेंट के पास नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाने का एक वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। बेंच ने पंजाब वाटर रूल्स के रूल 32(6) का भी जिक्र किया, जिसके तहत अगर पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचने की आशंका हो तो पहले से सुनवाई करने की जरूरत को टाला जा सकता है। मतलब ये सब भी मुद्दे थे।
इन तीनों मामलों को एक साथ देखिए। आपसे बीजेपी में शामिल हुए नेताओं से जुड़े 3 मामले बहुत कम समय के अंतराल में चीफ जस्टिस के सामने पहुंच गए। इनमें से कम 2 मामले तो रोस्टर के हिसाब से दूसरी बेंचों के सामने जाने चाहिए। इन जी। मामलों को एक विशेष प्रशासनिक आदेश के जरिए चीफ जस्टिस लागू के सामने विशेष रूप से सूचीबद्ध किया गया था और इन तीनों ही मामलों में कोर्ट ने किसी न किसी रूप में सुरक्षात्मक राहत दी। पाठक के मामले में तो यह राहत इतनी व्यापक है कि एक विपक्षी नेता तो ऐसी राहत पाने का सिर्फ सपना ही देख सकता। हम्म। तो सर, चिंता की बात सिर्फ इन मामलों को लेकर नहीं है, बल्कि चिंता इस बात को लेकर है कि ये मामले चीफ जस्टिस तक किस रास्ते से पहुंचे और इस बात का कोई पारदर्शी स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया गया कि ये मामले इतने विशेष क्यों थे कि इन पर सामान्य हम्म। रोस्टर आवंटन के नियम लागू नहीं हुए। यह सच है कि चीफ जस्टिस ही रोस्टर के मालिक होते हैं, लेकिन ठीक इसी वजह से, क्योंकि यह शक्ति ही तय करती है कि कौन सा जज किस मामले की सुनवाई करेगा, इस शक्ति के साथ साथ स्पष्ट निष्पक्षता बनाए रखने का कर्तव्य भी जुड़ा होता है। राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में, खासकर उन मामलों में जिनमें हाल ही में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में दल बदल हुआ हो, मामले को चुनिंदा तरीके से सूचीबद्ध करने का जरा सा भी आभास होने पर संस्थागत स्तर पर गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं और गंभीर सवाल खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि मामला बेंच हंटिंग, फोरम शॉपिंग से हटकर जजों के लिए पावर शॉपिंग या केस शॉपिंग पहुंच गया है, जो सत्ता पक्ष से मामला जुड़ा। यह सबसे अहम हिस्सा है पाठक के दीवार के बीच में तुलना। जरा संदीप के मामले की तुलना जो एक गैर बीजेपी राज्य के हाईकोर्ट में था अरविंद केजरीवाल के मामले से करें, जो एक बीजेपी राज्य के हाईकोर्ट में है। आप देखेंगे कि दोनों मामले में कितने अलग अलग पैमाने अपनाए गए। यही जो है चीन हम्म। चीन के जो फैसले हुए। पाठक के मामले में एमपी एमएलए से जुड़े आपराधिक मामले के लिए रोस्टर जज मौजूद थे, फिर भी चीफ जस्टिस नागू ने एक खास प्रशासनिक आदेश जारी करके इस मामले को अपने यहाँ लिस्ट करवाया और फिर पाठक को जबरदस्ती सुरक्षा दी। उन्होंने तय कर दिया कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले सूचना देने की प्रक्रिया को एक अनिवार्य न्यायिक मंजूरी में बदल दिया गया। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल के मामले में ठीक इसका उल्टा हुआ। हितों के टकराव, पक्षपात और सीबीआई की अपील से जुड़े मामले में असमान न्यायिक झुकाव जैसे गंभीर और दस्तावेजों में दर्ज चिंताओं के बावजूद चीफ जस्टिस चुप रहे। यह मामला उस जज से वापस नहीं लिया और न ही किसी दूसरे बेंच के पास रखा गया। बड़े संदर्भ को भी नजरअंदाज करना मुश्किल है। दिल्ली में आप बनाम एलजी के संवैधानिक संकट और महाराष्ट्र में एनडीए सरकार को गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की निष्क्रियता और देरी और बंगाल में एसआईआर के मामले में उसका सक्रिय हस्तक्षेप, इन सब के ऐसे राजनीतिक नतीजे निकले हैं जिनसे एक ही पक्ष की राजनीतिक किस्मत को बहुत फायदा पहुंचा है। और प्रकलांतर से मैं कह रहा हूं कि ये प्रतिबद्ध न्यायपालिका का चुनिंदा जो है उदाहरण कि किस तरह न्यायपालिका प्रतिबद्ध होकर के जो है क्या कहते हैं सत्ता पक्ष में काम करती है। हाल ही में सीजीआई सूर्यकांत ने पंजाब में नशे की समस्या का संवेदनशील मुद्दा उठाया और यह टिप्पणी की कि राज्य सरकार बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ रही है। पंजाब में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या इस समय को महज एक संयोग माना जा सकता है? इनमें से हर घटना को अलग अलग देखने पर शायद आप कंधे उचकाकर इसे टाल दें, लेकिन जब आप इन सबको एक साथ देखते हैं तो एक बेहद परेशान करने वाला पैटर्न उभर कर सामने आता है। ये वही पैटर्न है, चुनिंदा मामलों में तत्परता, चुनिंदा मामलों में छुट्टी, रोस्टर पर चुनिंदा नियंत्रण और चुनिंदा मामलों में हस्तक्षेप, जो न्यायपालिका की निष्पक्षता पर जनता के भरोसे को कमजोर करता है। और आज की डेट में न्यायपालिका पर भरोसा बिल्कुल शून्य पर पहुंच गया है। दुर्भाग्य से जल्दी ही नागरिक यह महसूस करने लगेंगे कि न्यायपालिका का इस्तेमाल हथियार के तौर पर सत्ता पक्ष द्वारा किस तेजी से बढ़ता जा रहा है। जी सर। तो सत्ता पक्ष की जो बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा था कि राजनीतिक लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन ये क्या सत्ता की जो लड़ाई है, राजनीतिक प्रतिशोध की लड़ाई है, उससे क्या कोर्ट भी इन्फ्लुएंस हो रहा है? अब देखिए हक कहाँ क्यों नहीं है, जब जब आप विचारधारा विशेष के जज, अब देखिए तमिलनाडु विधान आप हाई कोर्ट ने एक टीवी के विधायक को ये जानते हुए कि उनका बहुमत परीक्षण होने वाला, उनको जो है विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने, वोट देने से रोक दिया। हम्म। वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हम्म। सुप्रीम कोर्ट में ने आज जो है उसको उनको अलाउ कर दिया कि नहीं आप दे सकते हैं, और हाई कोर्ट के सब आदेश पर रोक लगा दी, कार्रवाई पर भी जो सुनवाई चल रही थी रोक लगा दी।
लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि वहां किस जज की बेंच ने इसको पास किया। ये वही विक्टोरिया गौरी की बेंच है जो आपके बीजेपी संघ की कार्यकर्ता होने के बावजूद जिनको चंद्रचूड़ साहब ने जो के कार्यकाल में जो है जज बनाया गया, तो जब मौका आया तो उन्होंने वो नमक का हक अदा किया। तो इस तरह प्रतिबद्धता है। इलाहाबाद में शेखर यादव थे जो आरएसएस की सभाओं में जाते थे और जो विपरीत भाषण देते थे, उनके खिलाफ जो है मामला चला महाभियोग का, लेकिन उनके रिटायरमेंट में कम दिन था, वो पिछले दिनों रिटायर भी हो गए अप्रैल में। महाभियोग का जब मामला चला तो हुआ कि साहब इतना कम दिन है कि इसमें महाभियोग की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाएगी, तो महाभियोग की कार्रवाई को जो है टाल दिया गया वैलिड नोटिस होने के बावजूद। इस तरह तमाम मामले हैं। आपके दीपक मिश्रा जो चीफ जस्टिस थे, उनके खिलाफ महाभियोग का मामला जो है बीजेपी ने नहीं पारित होने दिया, जिनके ऊपर प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट में जो है काफी जो है गोलमाल करने का जो है आरोप था, जिसमें जस्टिस दूसरी गिरफ्तार भी हुए थे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के वो जज थे, बाद में उड़ीसा हाई कोर्ट में चले गए थे। तो इस तरह जो है तमाम मामले हैं। एक पत्रकार हैं, चैनल चलाते हैं, उनके खिलाफ जब मालूम हुआ कि रही तो आरएसएस के कैडर हैं और आरएसएस के गोद में बैठे हुए हैं, तो उनके खिलाफ जो है वो नोटिस जारी होने के बाद भी सीबीआई ने उनको बुला के पूछताछ नहीं की प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट के मामले में। पूरा दिल्ली में लुटियन जोन्स और जितना जो है पत्रकारिता का क्षेत्र सब उनका नाम जानता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। जी जी वो जनसत्ता में जब काम करते थे तब भी बीजेपी के कार्यकर्ता माने जाते थे संघी, और जो अब चला रहे चैनल उसमें भी वो संघी माने जाते हैं और संघ के चहेते हैं, आपसे बता दें। और पत्रकार होने के बाद इतने बड़े चैनल के मालिक कैसे हो गए, आज तक न ईडी ने उनसे कभी पूछा, न सीबीआई ने पूछा, न एनआईए ने पूछा। तो ये तो सब छीन छीन के देने, इसीलिए तो लोग अपने विचारधारा विशेष के जजों को अपने रखते हैं ताकि ऐन मौके पर उनकी वो परोक्ष या सीधे तौर पर जो है क्या कहते हैं सहायता करें। जी 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 जी, नहीं सही बात है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की थी कि अगर जो संवैधानिक पद पर बने हैं और उसमें संवैधानिक नैतिकता न हो तो संविधान अपने आप में क्या है, कागज का गठरी है। तो उसको जी लागू करने वाले लोग चाहिए ना, लोग इस तरह की ईमानदारी से लागू करें। लेकिन ये दुखद है कि इस तरह के राइवलरी जो पॉलिटिकल राइवलरी होती है, वैसे स्टालिन का और विजय का फोटो अभी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। दोनों गए हैं, गले मिले हैं, एक दूसरे को शॉल उड़ाया है। और यहाँ तो हिंदी पट्टी में खास तौर से नॉर्थ इंडिया में हालत ही कुछ और है, चाहे जुडिशरी का मामला हो चाहे पॉलिटिकल पार्टी का मामला हो। नहीं, वो लेकिन अटैक पर अटैक। आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि जो आपका टीवीके के विधायक का मामला था, उसके खिलाफ जी डीएमके विधायक ने ही जो है एक वोट से हारा था, उसी ने जो है दिल्ली वो वहाँ चेन्नई हाई मतलब मद्रास हाई कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया था। और आज उसके जी। वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे विरोध करने के लिए कि इनको राहत नहीं मिलनी चाहिए, और वहाँ डीएमके हम्म जो है गलबहियां कर रहा है। हम्म। हाँ, सवाल इस बात का है कि अब एक वोट से हारे थे तो उनको है कि भाई एक वोट से जीत जाएंगे तो हमारी सदस्य संख्या एक बढ़ जाएगी। हम्म। हालांकि 144 वोट मिला बहरहाल, है, जो है लेकिन इनको 144 वोट मिला है। एक वोट से जो भी हारेगा एक बार तो कोशिश तो करेगा कि हो सकता है दो कोशिश वोट तो मेरे करेगा, बढ़ जाए। लेकिन मतलब वो डीएमके ही और टीवीके के बीच में, और दूसरे किसी वो डीएमके या बीजेपी के जी कैंडिडेट या और किसी और पार्टी के बीच में नहीं है, वो टीवीके और एडीएमके के ही बीच में, वो डीएमके के ही जी बीच में है। जी 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 जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन के लिए। और कहते हैं ना, अगर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा प्रतिशोध की गूंज अगर कोर्ट तक पहुंच जाए और कोर्ट भी उसी तरीके से रिएक्ट करे तो वाकई संविधान और देश, ये मुल्क खतरे में है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। थैंक जी यू जी। सर।